वालेकुम अस्सलाम सर। चलो वापिस से वेलकम बैक। आपकी पढ़ाई नहीं हुई थी बोर्ड के एग्जाम की, इसलिए HSC बोर्ड ने और 1-1.5 महीना आपका एग्जाम आगे बढ़ा दिया, पढ़ने को चांस दिया आपको, बराबर। फिर पढ़ने वाले कि नहीं अभी? हम्म। चलो ठीक है, पढ़ाई अपना रिवीजन भी हो गया, पढ़ाई भी हुई, पेपर सॉल्यूशन चल रहा था, वो पेपर सॉल्यूशन ये भी और बाद में भी देखेंगे। पेपर सॉल्यूशन में आपकी रिवीजन भी हो जाती, पेपर कैसे लिखना वो भी आपको आइडिया आ जाती। लास्ट टाइम एक पेपर सॉल्यूशन चल रहा था जो आधे से ज्यादा बाकी है अपना, देखते चलो उसको। देखो आपका फर्स्ट प्रीलिम का ये पेपर है, राइट। अब ये पेपर में सेक्शन बी चल रहा था, जिसमें ये हो गया था अपना, इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम हर अल्टरनेट ईयर आया था, अभी तक अक्सर आता एग्जाम में, तो अच्छे से करो, उसको याद करो कैसा रहता है, कैसा ड्रॉ करने का। लास्ट टाइम मैंने बताया था, ये डिस्टेंस बराबर देख लो, कम कम होते जा रहा है डिस्टेंस, और ऊपर से ट्रांजिशन हो रहा है। अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल में या फर्स्ट ऑर्बिट में इट इज लाइमन सीरीज, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे बाल्मर सीरीज, थर्ड ऑर्बिट में आ रहे पास्कल सीरीज, फोर्थ में आ रहे ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज। ऐसा ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। उसके बाद स्टेशनरी वेव का इक्वेशन भी फाइंड किए थे। स्टेशनरी वेव मतलब जो लूप्स वाला डेमोन्स्ट्रेशन देखे थे आपने, मेल्डेज एक्सपेरिमेंट वो वाला। उसके बाद ये न्यूमेरिकल भी हो गया था। चलो अब ये पॉइंट चल रहा है अपना, एक्सप्लेन हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके, इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा स्फेरिकल वेव फ्रंट जो रहता है उसके दो टाइप्स हैं, सॉरी, हाइजेंस कंस्ट्रक्शन में दो टाइप का कंस्ट्रक्शन है। एक है स्फेरिकल वेव फ्रंट और दूसरा आता प्लेन वेव फ्रंट। दोनों में से एक अक्सर आता, तो उसमें क्वेश्चन कैसा आता, गिव हाइजेंस प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्फेरिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। 3 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आएगा तो हाइजेंस प्रिंसिपल भी बोलना पड़ेगा, जो आपने टेक्स्ट बुक में से अच्छे से याद किए हुए। एवरी पॉइंट ऑन ए सोर्स, every point on a wavefront acts as a secondary source of light, sending out secondary waves, and the envelope of all the secondary waves gives the new wavefront at any later stage. ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में सिर्फ कंस्ट्रक्शन पूछा है। तो अब कंस्ट्रक्शन में देखो, डायग्राम विथ लेबलिंग 1 मार्क। डायग्राम यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के, इसको लेबलिंग भी चाहिए। तो यहाँ पर डायग्राम में क्या है देखो, डायग्राम में सबसे पहले तो यहाँ है एस, दिस इज कॉल्ड ए पॉइंट सोर्स। एस में से स्फेरिकल वेवफ्रंट निकल रहे, हर डायरेक्शन में लाइट जा रहा है। सपोज टी इतने टाइम के बाद यहाँ से निकलने वाले जो रेज है, वो एक रे है एस ए, दूसरा है एस बी, तीसरा एस सी, ये सब ज्वाइन करेंगे, दिस इज ए स्फेरिकल वेव फ्रंट। इट इज लेबल्ड एज एक्स वाई। एक्स वाई ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है जिसपे 3 पॉइंट है ए बी सी, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट। ओके, एट टाइम स्मॉल टी। अब अपने को फाइंड करना है आफ्टर टाइम दिस कैपिटल टी। कैपिटल टी इतने टाइम के बाद ये वेव फ्रंट कहाँ पहुंचेगा। तो उसके लिए क्या मेथड है, ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट है उसको सेंटर लेकर स्पीयर ड्रॉ करो। ये जो स्पीयर ड्रॉ कर रहे हैं उनका रेडियस कितना रहना चाहिए, v इंटू टी। V is velocity of light and capital T is time after which you have to find the distance of that spherical wavefront. So you draw spheres from every point on this primary wavefront. A, B, C जो wavefront है इसके हर point से sphere draw करो। स्पीयर
अब फॉरवर्ड भी रहता, बैकवर्ड भी रहता, लेकिन बैक साइड का स्फीयर अपने को कंसीडर नहीं करने का है। जो सामने के स्फीयर है, सामने के मतलब जो लाइट के डायरेक्शन में जा रहे, वो स्फीयर को एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, या तो एक एनवलप ड्रॉ करो, या तो एक ऐसा कर्व ड्रॉ करो जो हर स्फीयर को सिंगल पॉइंट में टच कर रहा है। वो कर्व यहाँ दिखाया हुआ है एक्स डैश वाई डैश। तो ये जो इसमें अपने को पॉइंट मिले ए डैश बी डैश सी डैश, ये पॉइंट और ये एक्स डैश वाई डैश, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट आफ्टर टाइम कैपिटल टी। ऐसे अपने को वेव फ्रंट मिला। तो ये हाइजेंस कंस्ट्रक्शन में आपको क्वेश्चन के आंसर कैसा लिखने का है, देखो। कंसीडर ए पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एस in a homogeneous isotropic medium. The light waves travel with the same speed v in all directions. सब डायरेक्शन में v इतने स्पीड से लाइट ट्रेवल हो रही। आफ्टर टाइम स्मॉल t, the wave will reach all the points which are at a distance vt from s। तो जो अभी मैंने समझाया था, दिस इज स्पेरिकल वेव फ्रंट एक्स वाई एंड लेट ए बी सी बी द पॉइंट्स ऑन दिस वेव फ्रंट। ये एक्स वाई क्या है, स्पेरिकल वेव फ्रंट है, उस पे ये पॉइंट्स है। अब हाइजेंस कंस्ट्रक्शन कैसा करने का, तो फाइंड द न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम कैपिटल टी। okay, we draw spheres of radius v into capital T with a b c as centers। देखो ए बी सी सेंटर लेके ऐसे स्फीयर ड्रॉ करो जिसका रेडियस है v into capital T। okay, the envelope or the surface of tangency of these spheres is the surface a dash b dash c dash। इसका जो एनवलप है वो क्या सरफेस मिला अपने को, a dash b dash c dash। this is the new spherical wavefront x dash y dash। thus in an isotropic medium spherical wavefronts are propagated as concentric spheres। इतना आंसर लिखने का, डायग्राम को 1 मार्क और आपने जो एक्सप्लेनेशन दिए उसको 1 मार्क, ऐसा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। डायग्राम अच्छे से बनाओ। अगर इसके बदले प्लेन वेव फ्रंट आया, इसके बजाय प्लेन वेव फ्रंट भी आता तो वो भी आप बना सकते हैं। प्लेन वेव फ्रंट कैसा बनाएंगे, बोलो। देखो ये एक वेव फ्रंट, ये एक लाइन, ओके, ये दूसरी लाइन, और इसमें क्या रहेंगे, ये जैसा स्फीयर था वैसा ये प्लेन वेव फ्रंट है, और यहाँ पॉइंट लेकर आप स्फीयर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि ये एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, एक तीसरा स्फीयर। तो ये रहेगा ए, ये रहेगा बी, ये रहेगा सी, जैसे यहाँ था। ये रहेगा एक्स और नीचे वाई, और इधर क्या रहेगा एक्स डैश। ओके, ये वाला एक्स डैश और ये वाई डैश। ये है primary wavefront। This is the primary wavefront coming from a source which is at infinite distance। Okay, suppose we have to find the new wavefront after time capital T, then what we have to do? Draw spheres from every point on the xy। The radius of the sphere should be v into capital T, where v is the velocity of light, t is the time at which you have to find the new plane wavefront. Then draw a tangent, draw an envelope, or draw a line which is touching the spheres at single point। So that line x dash y dash is new plane wavefront। तो यह दोनों क्वेश्चंस की आपकी तैयारी हो गई। या तो स्फेरिकल पूछेगा या प्लेन पूछेगा।
और इसके साथ 3 मार्क्स का आएगा तो हाइजेंस प्रिंसिपल भी पूछूंगा, वो लिखने का 1 मार्क्स के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर ईडी करंट? स्टेट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ ईडी करंट। ईडी करंट क्या रहता है बोलो? ये हो गया था अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ईडी मतलब अगर आप डिक्शनरी में ईडी का मीनिंग देखेंगे, या और एक वर्ड है व्हर्लपूल, जैसा फ्रिज की वॉशिंग मशीन की कंपनी व्हर्लपूल, उसका डिक्शनरी में मतलब क्या होता? जैसा इधर आप देखेंगे पानी बह रहा है, पानी में कभी कभी ऐसा भंवरा क्रिएट होता, मतलब एक ही जगह पानी क्या होता है ऐसा गोल गोल घूमता, भंवरा बोलते हैं उसको, भंवर। तो वो जो है उसको उसको बोलते हैं ईडी। अब कुछ करंट्स को नाम दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट व्हर्लपूल, दैट करंट्स आर नेम्ड एज ईडी करंट्स। तो किसको बोलते हैं वो अपने को देखने का है। और 1 मार्क के लिए, और 1 मार्क के लिए क्या है? स्टेट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ ईडी करंट। स्टेट, इसमें 2 टाइप आते हैं, एक एक ऐसा पूछा रहेगा स्टेट एनी टू एप्लीकेशन, और एक रहेगा एक्सप्लेन एनी टू एप्लीकेशन। स्टेट एनी टू एप्लीकेशन मतलब सिर्फ लिखने का, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डेड बीट गैल्वेनोमीटर, या स्टेट किया हुआ है इलेक्ट्रिक ब्रेक, आधे आधे मार्क को। और अगर यहाँ आता एक्सप्लेन एनी टू एप्लीकेशन ऑफ ईडी करंट, तो आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ये सही आधे मार्क का है तो 1 मार्क करेगा, ये 1 मार्क का, ये 1 मार्क, ये 1 मार्क, से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता। एक्सप्लेन एनी टू एप्लीकेशन, यह क्वेश्चन में सिर्फ पूछा हुआ है स्टेट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ ईडी करंट। तो व्हाट आर ईडी करंट? सुनो, whenever a conductor or a part of it is moved in a magnetic field cutting magnetic field lines or placed in a changing magnetic field, the free electrons in the bulk of the metal start circulating in closed path equivalent to current loops. These loop currents resemble, मतलब forms eddies in a fluid stream, and hence they are called eddy or Foucault current. बोलो क्या रहता है eddy current? देखो एक मेटल का ब्लॉक है, सपोज एक ऐसा मेटल का ब्लॉक है, ठीक है, एक मेटल का ब्लॉक है। अब ये मेटल के ब्लॉक में आपको पता है इसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। देखो metal, good conductor of heat and electricity, it contains crores of, it contains large number of free electrons which are moving randomly. सब इधर उधर मूव हो रहे, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, कोई राइट में जा रहा, कोई लेफ्ट में जा रहा, कोई ऊपर जा रहा, कोई नीचे जा रहा, एक दूसरे का इफेक्ट ये कट कर देते। लेकिन अगर देखो ये मेटल के ब्लॉक को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव हो रहा है, मतलब देखो यहाँ पर है नॉर्थ पोल और यहाँ पर है साउथ पोल। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहते, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड रहता, दैट इज डिनोटेड बाय मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये ब्लॉक ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, इन शॉर्ट इट इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट विल हैपन, कोई बोल सकता है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई और फैराडेज लॉ थे, फैराडेज फर्स्ट लॉ था, whenever there is a change in magnetic flux associated with the coil, EMF is induced in the coil. Okay, ये ब्लॉक है, ये जब मूव हो रहा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स associated with this metal block is changing, getting or not? This block is cutting the magnetic lines of force, ये मूव हो रहा है इसलिए लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस को कट कर रहा है। इन शॉर्ट मैग्नेटिक फ्लक्स
associated with this block is changing. So according to the principle of electromagnetic induction, what will happen? EMF will be generated in this block, जिसकी वजह से ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा सर्कल में मूव होंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सर्कल में मूव होंगे। कैसा मूव होंगे? सिमिलर टू ईडीज, सिमिलर टू व्हर्लपूल, ऐसा कंटिन्यूअसली मूव होते रहेंगे। इसलिए ये जो है दिस रिजेंबल्स ईडीज इन फ्लूइड स्ट्रीम, ईडीज के जैसे मूव हो रहे, इसलिए ये जो करंट फ्लो रहा है, इलेक्ट्रॉन इन मोशन इज करंट, ये जो करंट फ्लो रहा है उसको नाम दिया हुआ है ईडी करंट। तो ये दो तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है व्हेन द मेटल ब्लॉक इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, या तो दूसरी और एक मेथड कैसा प्रोड्यूस होगा, देखो सपोज यहाँ कुछ नहीं और ये मेटल ब्लॉक को आपने रखे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब एक ऐसा मैग्नेट है, देखो ऐसा मैग्नेट है और ये मैग्नेट रोटेट हो रहा है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये ब्लॉक और ये मैग्नेट जो है बाहर का ट्यूनिंग फोर्क की जैसा जो मैग्नेट है वो कंटिन्यूअसली रोटेट हो रहा है, उसके बीच में मेटल का ब्लॉक सिर्फ रखा हुआ है। तो क्या होगा? मैग्नेट अगेन मैग्नेटिक लाइंस जो नॉर्थ से साउथ में शुरू हो रही, तो मैग्नेटिक लाइंस कट होंगी, ब्लॉक के अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, फिर से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऐसा सर्कल में घूमेंगे, again they will form EDs. So this current is called ED current. अब देखो मैं पढ़ता फिर से आपको अच्छे समझ में आएगा। Whenever conductor or part of conductor is moved in a magnetic field, cutting the magnetic lines, right? Or it is placed in a changing magnetic field, the free electrons in the bulk of the metal start circulating in closed path equivalent to current loops. These loop currents resemble eddies, eddies in fluid stream, and they are called eddy currents. इसका दूसरा नाम है फोकॉल करंट। इतनी डेफिनेशन सही साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको मिलेगा 1 मार्क। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, जिसमें से 2 एप्लीकेशन या स्टेट पूछे हुए, स्टेट करने के नाम लिखने का। फर्स्ट एप्लीकेशन है डेड बीट गैल्वेनोमीटर, मतलब जो गैल्वेनोमीटर यूज करते लैब में वैसा ही एक रहता मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो वो गैल्वेनोमीटर में क्या होता, देखो उसमें ऐसा स्केल है और उसके ऊपर एक नीडल है। जब इसका कंस्ट्रक्शन आपने देखे थे, कंस्ट्रक्शन में क्या था, जैसे 2 मैग्नेट है और उसके बीच में उसको सस्पेंड किया हुआ है, लटका दिया है कॉइल को। 2 मैग्नेट के बीच में एक ऐसी कॉइल है और कॉइल ऐसा ऊपर से लटक रही है, इसमें से करंट फ्लो रहा है आई। गैल्वेनोमीटर आपको पता है, इसमें से करंट फ्लो रहा है आई। अब क्या होगा, जब करंट फ्लो होगा ये कॉइल डिफ्लेक्ट होंगी, ये कॉइल डिफ्लेक्ट होंगी, इसको अटैच नीडल या स्केल पर ऐसा आगे आगे जाएंगी। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन होगा, उतना ज्यादा ये नीडल अपने को करंट दिखेंगे। लेकिन जब करंट 0 हो गया, सपोज जब करंट 0 हो गया तो क्या होगा, ये कॉइल ऑसिलेट होंगी। देखो कोई चीज को आपने लटका दिए ऐसे धागे से, सपोज कोई चीज लटका दिए और उसको ट्विस्ट करके छोड़ देंगे तो क्या होंगी, कंटिन्यूस आगे पीछे ऐसा घूमेंगी 2-3 मिनट तक आहिस्ता आहिस्ता, फिर एक जगह आके रुकेंगी। तो ये गैल्वेनोमीटर में भी क्या होगा, जब करंट 0 हो जाएगा, कॉइल जो डिफ्लेक्ट हुई थी वैसा ऑसिलेट होने लगेंगी, ये नीडल ऐसा 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 होगा, फिर कुछ देर के बाद आके रुकेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ईडी करंट, मतलब ये जो कॉइल घूम रही उसमें ईडी करंट जनरेट होते और ईडी करंट
मोशन को अपोज करते और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो कॉइल एक जगह आके रुक जाती। ये जो एप्लीकेशन है, एक्सप्लेनेशन पूछेंगे तो मैंने जो बताया वो एक्सप्लेन करने का स्टेटमेंट स्टेट करेंगे तो सिर्फ नाम लिखेंगे। इसका नाम है डेड बीट गैल्वेनोमीटर, मतलब उसके ऑसिलेशन डेड हो जाते, रुक जाते। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक ब्रेक। अब सिर्फ लिखो बोलेंगे तो लिखने का। अब देखो एक छोटा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे की पूरी थ्योरी आपको समझ में आ गई। ये ईडी करंट समझ में आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल समझ में आया, इसके एप्लीकेशन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया। तो ये दिख रहा है पेपर सोल्यूशन इजी, लेकिन इससे पूरे आपका डिटेल में रिवीजन हो जा रहा है। दूसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक ब्रेक। कहाँ यूज होते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेक, बोले किसको मालूम है क्या? इलेक्ट्रिक ब्रेक कहाँ यूज होते हैं? देखो ये एक ऐसा रॉड है, ट्रेन में यूज होते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेक। कहाँ यूज होते हैं? ट्रेन में। एक मिनट देखें, इसकी डायग्राम बन सकती है। ट्रेन में जो बोगी रहती उसके नीचे एक एक्सल रहता, मतलब ऐसा रॉड है और ये ट्रेन के व्हील है ऐसे, दोनों साइड में ये क्या है? व्हील है। ये पूरा मेटल का रहता और यहाँ पर एक ऐसा ड्रम जैसा ये रहता, एक मैग्नेट रहता। उसका आधा पार्ट आगे है, आधा पार्ट पीछे। ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है मैग्नेट का। तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेक। अब देखो ये ब्रेक दबाने से पहले ये मैग्नेट ऊपर रहता, ठीक है। मैग्नेट एक्सेल की नजदीक में, एक्सेल ही एक्सेल है, ये व्हील्स है। एक्सेल के नजदीक में रहता मैग्नेट, ये व्हील्स घूम रहे हैं, ट्रेन ट्रेवल हो रही है। लेकिन जब ट्रेन के ड्राइवर को ब्रेक लगाना रहता तो वो जब ब्रेक खींचता तो क्या होता है? ये ऐसा, ये जो हॉर्सशू मैग्नेट है, ये मैग्नेट नीचे आ गया। कैसा नीचे आया? इसका नॉर्थ पोल एक्सल के सामने है और साउथ पोल एक्सल के पीछे। ऐसा सब बोगीज में, सब व्हील्स को आगे पीछे आ जाता। अब क्या हो रहा है देखो, नॉर्थ से साउथ तक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, उसमें ये एक्सेल घूम रहा है। ध्यान से सुनो, एक्सेल टाइम में घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड के लाइन है। इसकी वजह से, घूमने की वजह से मैग्नेटिक लाइंस कट होंगे। ये एक्सेल मैग्नेटिक फील्ड में घूमने की वजह से व्हाट विल हैपन? मैग्नेटिक फ्लक्स associated with this axle or with this rod will change. Due to this, what will happen? According to the principle of electromagnetic induction, what will happen? EMF will be generated in this rod. अब इसमें ईएमएफ जनरेट हुआ, इसमें रॉड में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो सब ऐसा सर्कल में घूमने लगेंगे, तब ईडी करंट जनरेट होगा। जब ईडी करंट जनरेट होगा, ईडी करंट का डायरेक्शन कौन सा रहता वो भी आपको पता है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द डायरेक्शन इज अपोजिट टू द मोशन। का डायरेक्शन ऐसा रहेगा कि वो जो चीज की वजह से जनरेट हुए उसको अपोज करेंगे। काय की वजह से जनरेट हुए? रोटेशन की वजह से। तो रोटेशन ऑफ द रॉड को अपोज करेंगे, तो विद इन फ्यू मिनट व्हाट विल हैपन? द ट्रेन विल कम टू रेस्ट। मोशन को अपोज करेंगे ईडी करंट और ब्रेक अप्लाई होगा, ब्रेक लगेगा और वो एक जगह आके ट्रेन रुक जाएंगी। तो ये है इसका एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ब्रेक। तो ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, या सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ ईडी करंट भी आ सकता है, तो आपको लिख के आना चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक मिनट तो इरेज करेंगे। 20-20 में से एग्जिट हो जा रहे कुछ बच्चे। तुम्हारा एग्जाम जो आगे बढ़ा, वो तुम्हारे लिए पढ़ाई करने के लिए चांस मिला, उसका फायदा उठाओ। रमजान में सोते पर पढ़ो मत, सिर्फ पढ़ाई करो, कुरान शरीफ पढ़ो, नमाज पढ़ो, बाकी चीजें बेकार की चीजें, मोबाइल छोड़ो।
चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। The de Broglie wavelength associated with an electron is the same as that of photon. De Broglie स्ट्रक्चर ऑफ एटम में था, एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई में था। डी ब्रॉगली क्या रहता, जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, ये जो है सब, इसका नेचर कैसा रहता, मूव होने का वेव नेचर रहता। आपने देखे ड्यूअल पार्टिकल ऑफ लाइट, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स भी वेव फॉर्म में ट्रेवल होते। ये फाइंड किया डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इसका नाम दिया हुआ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। okay, associated with electron is same as that of the photon। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वेवलेंथ सेम है। इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है एटम के बाहर, प्रोटॉन भी एटम के अंदर है उस न्यूक्लियस के, उसका वेवलेंथ सेम है। given that a proton is 1836 times as massive as the electron, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा है, 1836। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, उनके मोमेंटम का रेशियो फाइंड करना है, एंड देयर काइनेटिक एनर्जी, उनके काइनेटिक एनर्जी का भी रेशियो फाइंड करना है। एज्यूम नॉन रिलेटिविस्टिक रिजिम, मतलब वेलोसिटी जो है वो लाइट की वेलोसिटी से कम है। तो जैसा मैंने आपको बताया, न्यूमेरिकल जब भी रहेगा पहले डेटा लिखने का या गिवन चीजें लिखने की, या डेटा है लैम्बडा ई, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। दूसरी चीज है मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो चीजें, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको याद चाहिए, फॉर्मूला लैम्बडा इज एच अपॉन पी, लैम्बडा इज वेवलेंथ, एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, P is the momentum, P is the momentum, momentum मतलब मास इनटू वेलोसिटी, डी ब्रॉगली का फॉर्मूला है, तो आपको आधा मार्क मिलेगा। अब देखो ये फॉर्मूले के हिसाब से लैम्बडा P अपॉन लैम्बडा E इज PE अपॉन, देखो लैम्बडा P, ये P ऊपर लिखा मैंने, अगर ये फॉर्मूला लिखते लैम्बडा P इज H अपॉन PP, यहाँ लिखता मैं लैम्बडा E इज H अपॉन PE, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इनका डिवाइड करेंगे लैम्बडा P अपॉन लैम्बडा E, तो PE ऊपर आएगा और PP नीचे आएगा, ये फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो लैम्बडा P अपॉन लैम्बडा E ये दोनों सेम है, ये दोनों कट हो जाएंगे तो रेशियो आएगा 1, इसलिए PE और PP का रेशियो आया 1। P मतलब मोमेंटम, वो पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा, रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा सी, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज 1। ओके, रेशियो ऑफ मोमेंटा इज 1। दूसरी चीज, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का भी रेशियो फाइंड करना है। तो देखो कैसा मिलेगा, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज, मतलब velocity is very small than velocity of light। वेलोसिटी कैसा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, लाइट की वेलोसिटी से वेरी स्मॉल है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता हाफ एम वी स्क्वायर, ध्यान से देखो हाफ एम वी स्क्वायर। अब ऊपर m से मल्टीप्लाई करता मैं, नीचे भी m से मल्टीप्लाई करता, एडजस्टमेंट, ऊपर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर वी स्क्वायर, लेकिन m इंटू वी रहता p, तो m स्क्वायर वी स्क्वायर मिलेगा p स्क्वायर, मोमेंटम स्क्वायर, डिवाइड बाय नीचे ही m से मल्टीप्लाई किया, नीचे आएगा 2m, so you will get p square upon 2m, राइट, काइनेटिक एनर्जी। तो रेशियो फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, p ऊपर है तो PE अपॉन PM स्क्वायर, P स्क्वायर है इसलिए PE डिवाइडेड बाय PM ब्रैकेट स्क्वायर, और MP
अपॉन एम ई, देखो m डिनोमिनेटर में, इसलिए इसका उल्टा आएगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन है तो ऊपर मास ऑफ प्रोटॉन आएगा, mp अपॉन me। तो इसमें जब वैल्यूज डालेंगे, देखो p अपॉन pm, यहाँ मिला अपने को 1 स्क्वायर इज 1, यहाँ है mp अपॉन me, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रेशियो दिया हुआ है, देखो मास ऑफ प्रोटॉन mp, इसको नीचे डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1836, इसकी जगह लिखेंगे 1836, 1 into 1836, आंसर आया 1836। So the ratio of kinetic energy of electron to kinetic energy of proton is 1836। समझ में आया? चलो आगे, कुछ प्रॉब्लम हुई तो पूछो। उमैमा, ओन, महवीश, ईरम, कुछ पूछना है क्या? नो सर। कुछ डिफिकल्टी, कुछ नो सर। देखो 12 साइंस ए वालों को हॉल टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो गए, देखो 11 क्वेश्चन हो गए, 12 अगले इसमें नहीं। 12 आपको हॉल टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो गए, लेकिन बाद में वो रोक दिए क्योंकि हॉल टिकट मिलने के बाद दूसरे दिन खबर आई कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, मतलब मई एंड में होगा, ईद के बाद मई एंड में उन्होंने टेंटेटिव डेट दिए, कोरोना की कंडीशन देख के, कभी कोरोना अच्छा हो गया इंशाल्लाह तो आपका एग्जाम मई एंड में होगा, या तो और भी आगे बढ़ सकता, और उसके बाद आपके प्रैक्टिकल होगी, प्रैक्टिकल थ्योरी के बाद होंगे तो उसको और भी ज्यादा टाइम लगेगा, तो आपको जो हॉल टिकट दिए वो बेकार हुए, मतलब उसमें जो टाइम टेबल लिखा हुआ है वो बेकार हो जाएगा, इसलिए आपको नए हॉल टिकट आएंगे एग्जाम के पहले, के बारे में आपको मैसेजेस आएंगे, वो हिसाब से कॉलेज में आके ले लेने का, ठीक है। और जर्नल मेरे पास जमा है, जिसने मेरे पास जर्नल दिया मैंने वो सर्टिफाई करके रखा हुआ है, कुछ पे स्टैम्प है प्रिंसिपल के, कुछ पे स्टैम्प नहीं है, स्टैम्प है तो अच्छी बात है, स्टैम्प नहीं है तो आप नेक्स्ट टाइम जब कॉलेज में आएंगे हॉल टिकट लेने, अभी तो नहीं, रमजान के बाद ही, इसके बाद जब हॉल टिकट नए लेने को आएंगे वो टाइम पर जर्नल सर्टिफाई करके ले लो, आपकी थ्योरी के एग्जाम नेशनल में होंगे, प्रैक्टिकल भी नेशनल में होंगे, और प्रैक्टिकल सिर्फ 4 एक्सपेरिमेंट में होगा, 4 एक्सपेरिमेंट और 1 एक्टिविटी, ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम भी सिंपल रहेगा, थ्योरी एग्जाम भी अच्छा इजी रह सकता, लेकिन वो हिसाब से पढ़ाई करो। और इसके बाद अल्टरनेट डे रेगुलर अपने लेक्चर चलेंगे, पेपर सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल सॉल्व करना वगैरह, सब सब्जेक्ट के लेक्चर होंगे, वो अटेंड करो और फ्री टाइम में पढ़ाई करो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। यस सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।